हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विथ माय यूट्यूब चैनल राहुल सिंह। आज के हिंदी के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, इस वीडियो का नाम है, इस लेक्चर का नाम है हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड का स्वरूप, यानी वर्ड का जो रूप है, स्वरूप है, वो क्या है। वर्ड वह मूल ध्वनि है जिसका खंड ना हो, यानी वर्ड उसको कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सकें। जैसे राम शब्द की जो मुख्य ध्वनियाँ हैं वो है रा और मा। इसके चार खंड हैं, र, आ, म, अ। ठीक है, इसके बाद अब इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ड या अक्षर हैं। कौन कौन सी मूल ध्वनियाँ? र, आ, म, आ। ये जो चार मूल ध्वनियाँ बनी हैं ये इसके क्या हैं? वर्ड या अक्षर हैं। अब आइए वर्ड के बारे में या अक्षर के बारे में, इसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट भी बोले जाते हैं या लेटर भी बोला जाता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य की रचना होती है। यानी स्पष्ट है कि जब वर्णों से ही सारी चीज़ों की रचना होती है भाषा में, तो वर्ड और उन्हीं को उच्चारित किया जाता है। तो वर्ड और उच्चारण का जो संबंध है वो अत्यंत गहरा है। ठीक है, एक दूसरे से ये अलग नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण और उच्चारण इन दोनों को एक दूसरे से अर्थात अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं अभी आगे देखेंगे। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को, जब वर्णों को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे स्वर, वर्णमाला में जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ऐ, औ। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे 11 स्वर हो गए। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजनों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे व्यंजन का पहला वर्ग है का वर्ग, का खा गा गा अंगा। चा वर्ग, चा छा जा जा इया। ठीक है, फिर आगे है टा वर्ग, टा ठा डा डा अड़ा। फिर ता वर्ग, ता था दा धा ना। पा वर्ग, पा फा बा बा मा। उसके बाद है अंतस्थ, या रा ला वा, यानी या रा ला वा को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। फिर है ऊष्म, श, श, शा और हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब इनको ऊष्म क्यों कहा जाता है अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा, ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। इन्हें संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं। अब द्विगुण या अन्य व्यंजन, द्विगुण या अन्य व्यंजन क्या होते हैं? अड़ा और ढा। इनमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक, या ऐसा कह लें कि दो वर्णों के गुण इसके अंदर होते हैं, या दो वर्णों का जो उच्चारण का गुण होता है वो इनके अंदर भी होता है। तो इस नाते इनको क्या बोला जाता है? द्विगुण बोला जाता है। ठीक है, या अन्य व्यंजन के नाम से भी पुकार लिया जाता है। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार कौन होता है? अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और एक चांदबिंदी होती है जो आपने सुना होगा और लिखे भी होंगे, उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी के स्वर वर्णों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हिंदी के स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक है, इनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता, यानी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है जो स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, अर्थात यह सभी स्वतंत्र हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। सबसे पहले टाइप का जो स्वर्ग है, पहले प्रकार का जो स्वर है वो कौन सा है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यानी ये छोटी मात्राएं जो होती हैं इनको ह्रस्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्रस्व स्वर बोला जाता है। ठीक, इसके बाद है बड़ी मात्रा यानी दीर्घ, जिसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनको क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर बोला जाता है। हाँ, अब ये देखिए ह्रस्व और दीर्घ में क्या अंतर होता है। ह्रस्व क्या होते हैं? इनको अगर मान लो 1 सेकंड के अंदर बोला जाता है, यानी इनको थोड़ा कम समय में बोला जाता है। तो दीर्घ क्या होते हैं? उनको दुगना समय में बोला जाता है। ह्रस्व से दुगना समय लिया जाता है बोलने में। ठीक है, यानी अगर ह्रस्व को बोलने में हम 1 सेकंड लेते हैं तो दीर्घ को बोलने में 2 सेकंड लेंगे। वैसे 1 सेकंड नहीं लगता है, 1/10 सेकंड मान सकते हैं ह्रस्व को बोलने में, तो 1/5 सेकंड क्या मान लेंगे? दीर्घ को बोलने में। ठीक है, इसके बाद संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ये जो चार हैं ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये, ऐ, ओ और औ। ठीक है, आप हिंदी में लिखेंगे तो आ को एक ही अक्षर से लिखा जाता है, छोटा आ को ए से। छोटी ई को किससे लिखा जाता है? आई से लिखा जाता है। ऊ को किससे लिखा जाता है? यू से। और री को, तो री थोड़ा उसमें अपवाद मान सकते हैं। ठीक है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हीं को डबल कर दिया जाता है, या ये ई के जगह पे जो होता है वो डबल ही हो जाता है। बाकी संयुक्त स्वर जो होते हैं ना, इनको देखिएगा आप इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो उसमें दो दो अक्षर का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, यानी
ऐसा कह सकते हैं इसमें एक से अधिक स्वर एक साथ होते हैं, इसी नाते इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है प्लुत स्वर। क्या आ जाता है, प्लुत स्वर। ठीक है, अब ये प्लुत स्वर क्या होता है, अब इनको दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगता है, यानी इनको बोलने में हम दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेते हैं। जैसे आप बोलते हैं भैया या भैया, तो उसमें जो आ की मात्रा लास्ट में आ रही है, या हम जब ओम बोलते हैं ओम, तो ये जो ओ की मात्रा है ये बहुत लंबा समय ले रहा है, यानी ये दीर्घ स्वर से भी दुगना समय ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के व्यंजन वर्ण। अब आइए हिंदी के स्वर वर्णों को देख लिया हमने, अब व्यंजन वर्ण को देख लेते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, सीधी सीधी बात है। आगे है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छुपी रहती है। यहाँ आँख लिखा हुआ है, इसको आ की ध्वनि पढ़िएगा, आ की ध्वनि छुपी रहती है। जैसे का अगर हमको बोलना है तो का के साथ हमको आ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। अगर ये जो वर्ण होते, जो व्यंजन होते हैं, इनके उच्चारण में अगर ये वायु बाधित नहीं होगी तो ये वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इनकी संख्या जो होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है, 33 होती है, और प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन के 3 प्रकार हो गए। ठीक है, यानी स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 प्रकार के व्यंजन हो गए। अब हम पहले को देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं या कौन होते हैं। यह कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप का वर्ग को बोलेंगे तो कंठ से निकलते हैं। ठीक है, फिर अगर आप चा वर्ग को बोलेंगे तो तालु से ये बोले जाते हैं, और उसके बाद अगर टा वर्ग को बोलेंगे तो मूर्धा से बोले जाते हैं। फिर अगर हम ता वर्ग को बोलेंगे तो हम उसको दंत, ठीक है, और अगर हम पा वर्ग को बोलेंगे तो ओष्ठ के स्पर्श से ये बोले जाते हैं। इसलिए ये स्पर्श के आधार पर 5 वर्गों में बांटे गए हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन रखे गए हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये का वर्ग कौन कौन से हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। ठीक है, ता वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, ये दंत से होता है। और पा वर्ग का उच्चारण क्या होता है, कहाँ से, वोट से होता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्या है दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, या, रा, ला, वा, ये 4 हैं, और इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको जीभ, ताल, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से इनका उच्चारण होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होना चाहिए। जैसे आप या, रा, ला, वा का उच्चारण करके, यानी इन वर्णों का आप उच्चारण करके ही बेहतर तरीके से इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आपको ज़रूरत भी नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, तो आप बेहतर रूप से अपने स्वयं बैठ करके अकेले में कर सकते हैं उच्चारण, और इनके बारे में बेहतर रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है श, श, स, हा, ये 4 जो हैं ये रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होते हैं। ये रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होते हैं। अब आगे थोड़ा सा इन्हीं की वजह से थोड़ा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद, यानी व्यंजनों के भेद, तो ये 2 भेद होते हैं। वायु प्रक्षेप यानी जिसको कहते हैं प्राण या हवा, जो हमारे अंदर से हवा निकलती है, उस जब बोलते समय जो वायु निकलती है बाहर, उसके आधार पर हम इसको प्राण भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु जो है वो हमारी प्राण है। तो प्राण और वायु एक तरह से दोनों पर्यायवाची और या कह सकते हैं सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो ये प्राण के आधार पर जो वर्ड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ये अल्प प्राण क्या होते हैं, इसमें हकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है, हकार नहीं होते हैं। ये अभी हकार आपको समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। तो और ये कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 135 जो लिखा हुआ है, यानी 1, 3 और 5वें नंबर पे जो वर्गों में है। जैसे का के बाद क्या है, खा दूसरे नंबर पे है, तो खा नहीं होगा अल्प प्राण में। ठीक है, तो का, गा और अंगा, का, गा, अंगा किस में होगा, अल्प प्राण में होगा। और साथ ही साथ ऐसे सभी वर्गों के जो ये एक पहले, तीसरे और 5वें नंबर के जो वर्ड हैं वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और साथ ही साथ या, रा, ला, वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण में अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो यही पूछे जाते हैं
आपको ये वर्ड नहीं दिए जाते हैं, या रा वा दे दिया जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, अल्पप्राण है या नहीं है, या निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, ये हकार होते हैं। क्या होते हैं, जैसे आप घा बोलते हैं, ये दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं ये महाप्राण कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा अंगा में 1, 3 और 5 यानी का जो है वो क्या हुआ, वो तो अल्पप्राण हो गया। लेकिन खा या घा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो महाप्राण हो जाएगा। ये दूसरे और चौथे नंबर पे आने वाले हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। अब खा और घा को आप बोल के देखिए, उसमें हा का उच्चारण कहीं ना कहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत हा का स्पर्श मात्र हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है, या हकार भी कहा जाता है। ऐसा भी एग्जाम में करके पूछ लिया जाता है। अभी तक आपको ये नहीं कोई बताया होगा कि हकार क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें खा या घा में हा का कहीं ना कहीं उच्चारण आ ही जाता है। अब नाद या स्वतंत्र स्वर तंत्र में, यहाँ स्वतंत्र लिखा हुआ, स्वर तंत्र कर लीजिएगा। नाद या स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो पहला है अघोष वर्ण। कौन है, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, का खा, चा छा और इस तरह से सा श श, ये तीनों भी साथ में मिला जुलाकर, यानी सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण और प्लस सा श श, ये मिला करके क्या बनते हैं, अघोष वर्ण बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है घोष वर्ण। ये घोष वर्ण कौन से होते हैं, इसमें 3, 4, 5 यानी सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के जो वर्ण हैं वो प्लस सभी स्वर और या, रा, ला, वा और हा, ये सब मिला करके क्या बनते हैं, घोष वर्ण बनते हैं, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। इसको समझते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब कुछ और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे नासिक के क्या होते हैं, उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है इनका। जैसे अंग, अंगा, या, अड़ा, ना, मा, ये सब क्या है, नासिक के हैं। अब इसमें माँ, ना, ये जो है अक्सर पूछ लिया जाता है कि अक्सर माँ को पूछ लिया जाता है कि ये निम्नलिखित में से नासिक के कौन है। अब उसमें आप चूँकि लोग यही समझते हैं कि अंग, अड़ा, या, अंगा, यही, चूँकि अब ये लास्ट वाले जितने भी होते हैं वैसे नासिक के माने जाते हैं। तो आप यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो अंतिम वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं वो नासिक के ही होते हैं, ठीक है। जैसे अंग हो गया, फिर अड़ा हो गया, अंगा हो गया, या हो गया, अड़ा हो गया, ना और माँ, ये सब क्या है, और अंत में आते हैं किसी भी वर्ग के, ठीक है। अब आइए देखते हैं कंठोष्ठ क्या होते हैं, कंठोष्ठ वर्ण, ठीक है। तो कंठोष्ठ कौन, ओ और औ, ये दोनों क्या होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं। कंठ तालव्य कौन से होते हैं, ए और ऐ, कंठ तालव्य होते हैं। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका उच्चारण, जैसे ओ और औ है तो ये कंठोष्ठ है। तो कंठोष्ठ का उच्चारण कहाँ से होगा, ये कंठोष्ठ का उच्चारण जो होगा वो कहाँ से होगा, कंठ और ओष्ठ से होगा। कंठ तालब यानी कंठ और तालु से इसका उच्चारण होगा, ए और ऐ। फिर दंत ओष्ठ, दांत और ओठ दोनों से इसका उच्चारण होगा, इसको क्या कहेंगे, दंतोष्ठ कहेंगे, जैसे वाह है, ठीक है। फिर इसको आपको बताया गया ही कि अयोगवाह किसको कहते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग तीनों को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग इन तीनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। और इसको तीनों को आपको ऊपर बता दिया गया है कि अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। अनुस्वार अंग को कहते हैं जो ऊपर बिंदी लगती है आ के ऊपर या किसी भी वर्ण के ऊपर, और अनुनासिक क्या होता है, वो चांद की जो बिंदी लगाई जाती है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। और विसर्ग क्या होता है, जो हा के रूप में उच्चारित किया जाता है और 2 बिंदी लगाया जाता है किसी भी वर्ण के बगल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ इस पहले लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर इसके बारे में आपको कुछ एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न यानी एक्सरसाइज भी करवाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।